नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सोनल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी हिंसा की आग भड़क उठी है। हालांकि यहां मामला रामनवमी से जुड़ा नहीं है, बल्कि मामूली झगड़े में ही दो समुदाय आपस में भिड़ गए, जिसमें 23 साल के एक युवक की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के गांव में कल जमकर बवाल हुआ। दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आगजनी की तस्वीरें, कैसे गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, लाठियां चली, तलवारों से हमले किए गए। दंगाइयों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। जिस गाड़ी से पुलिस वाले गांव पहुंचे थे, उस आग के हवाले कर दिया गया। आरोप यह है कि पुलिस के सामने ही एक समुदाय विशेष ने दूसरे पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद लाठीचार्ज कर इन्हें खदेड़ा गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस कैसे दंगाइयों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग पुलिस वालों पर हमला भी कर रहे हैं। आरोप में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आसपास के जिलों से भी फोर्स को बुलाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे पुलिस बल तैनात है और लगातार कोशिश की जा रही है उस इलाके को कंट्रोल में लेने की। लेकिन वहीं दंगाइयों ने पूरी जगह को आग के हवाले कर दिया है, पथराव किया है और साथ में पुलिस से भी झड़प हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है, आगजनी हुई है, पथराव हुए हैं। पक्षों में झगड़ा हुआ है और इस विवाद बहुत बढ़ गया है और इसमें एक 23 साल का लड़का है, उसकी मृत्यु हो गई है। जब पुलिस टीम आई है उन पर भी हमला हुआ है। 9-10 लोगों को चिन्हांकित किया गया है और उनमें से उन्होंने 11 लोगों का चिन्हांकित किया और उनमें से 9 लोगों को पुलिस अपने कस्टडी में ली है और उनसे पूछताछ जारी है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़ गए। रवि, अभी वहां पे क्या हालात है, क्या हालात अभी कंट्रोल में है? देखिए, रात भर तो पुलिस जवानों की तैनाती यहाँ रही है। सैकड़ों पुलिस के जवान वहाँ तैनात रहे। खुद दुर्ग संभाग के आईजी वहाँ रात को मौजूद थे, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैदी से वहाँ पर मौजूद है। और रात भर के दौरान अभी तक कोई ऐसी घटनाक्रम नहीं आई है जिसके बाद ये कहा जाए कि वहाँ तनाव और बढ़ रहा है। लेकिन इतना तो है कि वहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति है जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनात की गई है, क्योंकि एक 22 साल का भुवनेश्वर साहू जिसकी हत्या वहाँ पर हुई है, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से भारी बवाल की स्थिति बनी हुई है। लोगों की तरफ बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो इसी गुस्से को शांत होने तक के लिए पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ पर मौजूद है और अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी भी वहाँ पर हो चुकी है। तो इस कार्रवाई को देखते हुए और अभी तक पिछले रात भर के दौरान अभी तक कोई ऐसी घटनाक्रम नहीं आई है जिसके बाद ये कहा जाए कि तनाव वहाँ पर बढ़ रहा है। लेकिन एक और खास बात, कल जो शनिवार की बात कहें तो शनिवार का पूरा दिन बीरनपुर गांव के लिए दहशत का माहौल रहा है, क्योंकि एक बच्चे बिल्कुल आप अपनी नजर इस पर बनाए रखिए और सारा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे कि लगातार पुलिस कितनी सिचुएशन को कंट्रोल में रख सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की। देखिए, कहते हैं मुकद्दर उन्हीं के बदलते हैं जिनका विजन क्लियर होता है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसके विजन पर 75 साल से मुफलिसी और नालायकी की मिट्टी पड़ी है। ये मुल्क कोई और नहीं, हिंदुस्तान का हमसाया मुल्क पाकिस्तान है। 11 महीने से मियां शहबाज ने पाकिस्तान का मुकद्दर बदलने के लिए क्या कुछ नहीं किया, किस किस के आगे एड़ियां नहीं रगड़ी, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रही है। जिस वक्त पाकिस्तान की बर्बादी टॉप गियर में है, ठीक उस वक्त पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली रिपोर्ट अमेरिका से रिलीज हो चुकी है। रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस नाकामी का एक और धक्का और पाकिस्तान सीधे बर्बादी के रसातल में दफन हो जाएगा। मियां शरीफ अब एक भी गलती करेंगे तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट वाले ताबूत में आखिरी कील फाइनली गड़ जाएगी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान के दिवालिया होने की रिपोर्ट में क्या कुछ है, ये बताएंगे। इससे पहले ये जानिए कि पाकिस्तानी अवाम तक क्यों मान चुकी है कि मुल्क का बंटाधार मियां शरीफ कर चुके हैं। एटमी पावर बनकर हम बम बनाकर भी हम किधर खड़े, उसकी वजह क्या है? डिफॉल्ट के करीब, डिफॉल्ट के, बल्कि हकीकत ये है कि मैं आपको न्यूट्रली बताऊं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। मतलब अनाउंस सिर्फ नहीं हो रहा, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा। अब देखें ये क्या करेंगे, इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अब $1 बिलियन के लिए हमें कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं।
IMF से, ठीक है। वो एक भी ग्रंटर मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी कभी चाइना को लेकर आओ, कभी वो कहते हैं इमरान खान साहब को बीच में बिठाओ, कभी वो कुछ डिफरेंट जी, उन्हें पता ना कि नेक्स्ट पता नहीं किसकी क्या। ये देखिए सबसे बड़ा जो हमारा फॉल्ट है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। ये एक पहलू है। पाकिस्तान के दिवालिया होने का दूसरा पहलू उसे रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है जो अमेरिका के बड़े थिंक टैंक यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने रिलीज किया है। रिपोर्ट रिलीज होने के बाद इस्लामाबाद के होश उड़ गए हैं और रिपोर्ट में पाकिस्तान की तबाही का कैसा सबूत है ये भी जानिए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पाकिस्तान को 77.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को इतने डॉलर दे। ऐसे में पाकिस्तानी अवाम मान चुकी है कि मियां शरीफ की नालायकी से पाकिस्तान का गुलाम होना तय है। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हम लोगों ने ईमान छोड़ दिया है। अगर हमने ईमान छोड़ा है तो समझे कि हम मुसलमान नहीं है। अगर हम मुसलमान नहीं है तो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। ठीक है जी, अगर इन्होंने हुक्मरानों ने किया है तो ये खुद ही भुगतेंगे। अभी फिलहाल जो है ना हम लोग अपनी रोटी की पड़ी, अपनी रोटी की पड़ी है। पाकिस्तान एक तरफ तो आर्थिक संकट के गिरफ्त में है, लेकिन दूसरी तरफ इस मुल्क की ऐसी सियासत है जो अपनी ही आवाम के जले पर नमक छिड़क रही है, जिससे आवाम का खून और खौल रहा है। ऐसी कंडीशन कैसे बन गई, क्या वजह? ये हमारी हुकूमत के लिए डूब मरने का मुकाम है। हमारे PDM की हुकूमत जो हमारे पर मुसल्लत है, 11 माह के अंदर इन्होंने कौम को क्या दिया है सिवाय रिसवाई के सिवा। ऐसे ही है, पब्लिक का इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। अवाम का क्या कसूर है? अवाम हर दौर में पिसती आई है और पिस रही और पिसती रहेगी। आपको क्या लगता है दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, क्या वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन होगी? नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, सिर्फ पाकिस्तान। बांग्लादेश की बात कर लें, इवन इंडिया की अगर बात करें, हिंदुस्तान हमारे से करोड़ दर्जे आगे है, बांग्लादेश हमारे से करोड़ दर्जे आगे। चुनाव को लेकर अदालतें और हुकूमत में ठन चुकी है। जाहिर है ऐसी सियासत जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शती हो, उसे देखकर आवाम के दिलो दिमाग पर मुस्तकबिल की बर्बादी का खौफ छाना लाजमी है। तो देखिए, पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि अब रोटी तक आवाम को डराने लगी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि रमजान पर एक और महंगा गिफ्ट शरीफ साहब ने आवाम को दिया है, जिसे बर्दाश्त करने की हिम्मत आवाम में कतई नहीं बची है। मरना ही मुकद्दर है अब पाकिस्तान का। ऐसा इसलिए क्योंकि माजी में भी कर्जा और मुस्तकबिल में भी बस कर्जा ही कर्जा। उस पर मियां शरीफ हैं कि मानते ही नहीं है। मुल्क की धज्जियां उड़ चुकी हैं, जिसके मुनादी गैलप सर्वे की लेटेस्ट रिपोर्ट कर चुकी है। गैलप सर्वे ने मुल्क की बदतरीन मुआशी सूरत हाल की तस्वीर दिखा दी। कहा तारीखी महंगाई ने सार्फिन की कुव्वत खरीद को कम कर दिया। 66% कारोबारी इदारों ने बदतर हालात की तस्दीक कर दी। 66% इदारे मुआशी मुस्तकबिल से मायूस हैं। 90% इदारों ने मुल्क की मुआशी समत गलत करार दे दी। बर्बादी का बसेरा नहीं है पाकिस्तान में तो और क्या है। 90% कारोबारी मियां शरीफ से तौबा कर चुके हैं। उस पर रमजान में महंगाई का एक और बम निकम्मे हुकूमत ने भूखों मरती आवाम की पीठ पर फोड़ दिया है। महंगाई का ग्राफ देख पूरे पाकिस्तान के होश फाख्ता हैं। आवाम को महंगाई से छुटकारा न मिल सका। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.92% इजाफा। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की मजमूई शरह 44.49% रिकॉर्ड। रमा हफ्ते 27 अशिया की कीमतें बढ़ी। पाकिस्तान 90% चीजों का आयात करता है। महंगाई की मार आटे दाल की कीमतों पर ही नहीं पड़ी है। 1.5 लाख में बिकने वाली मोटरसाइकिल पाकिस्तान में 3.5 लाख में बिक रही है। उधर जिस IMF से खैरात मिलने की उम्मीद थी, उसने भी पाकिस्तान के लिए खैरात काउंटर का शटर डाउन कर दिया है। तमाम जतन बेकार हुए जी, हुजूरी बेसूद रही। IMF ने मानना था, ना ही माना। इसहाक डार ने भी हार मान ली। टॉप लेवल मुआहदे की गर्ज से अमेरिका रवानगी मुलतवी कर दी। दौरे से फरार के लिए सियासी हालात को ढाल बना लिया गया। फजीहत हुई तो इशहाक डार ने अमेरिका जाने से तौबा कर लिया। जिम्मेदार सियासी मौजू को ठहराया गया, लेकिन आवाम की नजरों में कसूरवार कौन है, किसने मुल्क को तबाह किया, इसकी भी रिपोर्ट सरहद पार से रिलीज हो गई। पिछड़े ना अमीर पिछड़ी है गरीब अवाम। और ये आपका सवाल करना बनता है गरीब अवाम से कि भाई गरीब अवाम क्या करे। गरीब अवाम के लिए तो 2 पल की रोटी खाने के लिए मुश्किल हुई पड़ी है। अब मुझे बताएं, गरीब अवाम भीख ना मांगे तो क्या करे? हम लोग कहते हैं कि ना करे, डकैती ना करे तो क्या करे। चुनाव को लेकर सियासतदान सुप्रीम कोर्ट तक के बैरी बन चुके हैं। आर्थिक हालात बिगड़े तो खुद मियां शरीफ के सिपहसालारों ने सरेंडर कर दिया। अब मुल्क में छिड़ी सियासी लड़ाई से आवाम और बेचैन है। आपस में न लड़ो,
आपस में ना लड़ो, जहन्नम में जाओगे, जन्नत में नहीं जाओगे। खुदाया अल्लाह का वास्ता है शहबाज शरीफ साहब, आप ये सस्ता करें, मेहरबानी आप ये मैं टनी बेच रहा हूँ, ये 1400 का डब्बा हो गया है। अब गरीब बंदा मैं कहाँ से जाऊँ? अल्लाह करे खाना खराब हो जाए ये शहबाज शरीफ का। आवाम नालायक और नाअहल हुक्मरानों का मरसिया ना पढ़े तो और क्या करे। हुक्मरान ही तो हैं जिनकी खोखली नीतियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई का जिम्मेदार किसको ठहरा? हम तो कहेंगे जो मौजूदा हुकूमत है इस टाइम जो चला रहे हैं, निगरान वज़ीर आला बैठा हुआ है, वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, ठीक है ना, उनको ठहराएंगे। ऑब्वियसली पूरी कौम उनके मुंतज़िर है। वो कह रहा था मैं तो कपड़े बेच के मैं तो आटा भी सस्ता कर दूंगा, तो आटा तो बड़ी दूर की बात है, वो तो खुद इस टाइम गायब हुआ है। पाकिस्तान को बर्बादी का टॉप गियर लग चुका है। महंगाई 45% के करीब पहुंच गई है। अब कुछ बचा है तो पाकिस्तान के डेथ वारंट पर फाइनल मुहर लगना। देखिए, अपनी फितरत से मजबूर पाकिस्तान दुनिया को फिर गुमराह करने निकला है। इस छल की इनसाइड स्टोरी जब इस्लामाबाद से रिलीज हुई तो पाकिस्तान में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। कैसे, ये भी आपको जानना चाहिए। भूखों मरती आवाम, बदहाली, बर्बादी और मौत का गुबार, ये सब काफी है पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए। होश उड़े तो पाकिस्तानी निजामत गुमान के घोड़े से नीचे उतरी, भूख की भट्टी और धधकी तो पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा तौबा करने लगा। लेकिन आवाम सच जानती है जो हुक्मरानों को दिल खोलकर धिक्कार रही है। देखें हमें इस वक्त इंडिया की जरूरत है। हम डूब रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं चौधरी साहब। एक जर्नलिस्ट की आंख से देखें तो आप यकीन जाने इनको आवाम को इन्होंने जहन्नुम से दो चार कर दिया। और आज पूरी दुनिया में आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखता, सिर्फ इंडिया रखता है। पूछे क्यों? हाँ बताएं। यहाँ पे हमें तो बताया जाता है। मैं अभी ये जो लोग खड़े इनसे कहूँगा कि भाई इंडिया हमदर्दी रखता है, वो कहेगा वो पागल हो, इंडिया तो नफरत करता है। कहते हैं खून को खून से रोकती है। यही ब्लड उनकी रगों में दौड़ रहा है, यही ब्लड इनकी रगों में दौड़ रहा है। तो सर ये नेचुरल है कि खून अपने खून को पिटते मरते नहीं देख सकता। ठीक है, धर्म अलग, मजहब अलग, वो भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, वो बेटे का नाम शंकर रखेंगे या अब्दुल्ला रखेंगे, लेकिन जब खून पे बात आती है ना तो ये भी इकट्ठे हो जाते हैं। भूख लगी है। भूख ने हेकड़ी के बल निकाले तो शरीफ साहब ने आतंकवाद के खिलाफ नई स्ट्रेटजी का रोड मैप रेडी किया। इस्लामाबाद में पीएम हाउस में मंथन हुआ। 2 घंटे तक एनएससी के साथ शहबाज शरीफ ने मीटिंग की। फैसला ये हुआ कि टीटीपी जैसे खूंखार टेरर ग्रुप से निपटने के लिए पाकिस्तान स्पेशल ऑपरेशन चलाएगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़म का अयादा किया गया कि किसी सूरत में किसी दहशतगर्द ग्रुप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है, राना सनाउल्लाह वगैरह, ये एमरजेंसी की भी धमकियां दे रहे हैं। मतलब कुछ लोगों का ख्याल था कि एमरजेंसी का ऑप्शन भी सामने आ सकता है इस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के बाद, कि जी ये सारे कहें कि अब तो हालात ही इतने बुरे हैं, इनको मअतल कर दो, एमरजेंसी लगा दो, बहुत बुरे हालात हैं और ये भी एक इलेक्शन से बचाव का तरीका हो सकता है। पाकिस्तान ने जो बोया आज पाकिस्तान वही काट रहा है। आतंक के जिस खेती की खाद पानी आज तक पाकिस्तान करता आया, उन्हीं जहरीले सपोलों ने पाकिस्तान को वक्त वक्त पर डसा। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि 2023 जनवरी से मार्च तक खैबर पख्तूनख्वा में हुए अलग अलग हमलों में 127 पुलिस अधिकारियों की मौत हुई। इससे पहले 2017 में 36, 2018 में 30, 2019 में 38, 20 में 28 और 2021 में 59 पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। लेकिन 2023 में ये संख्या तेजी से बढ़ी है। अब लोग समझ चुके हैं, पहले नहीं समझे थे, अब समझ चुके हैं। ये पाकिस्तान के हालात उससे ज्यादा बिगड़े जा रहे हैं। ये तो श्रीलंका से बदतर हाल ना हो जाए। ये जो हालात बने हुए ना मुल्क के, ये श्रीलंका से बदतर हालात हो जाएंगे हमारे, बांग्लादेश से भी। वैसे आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ढकौसला भर है। असल वजह कुछ और है। दुनिया से पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं मिल रही। चीन तक ने लोन के किश्त लटका रखी है। वजह यह भी है कि चीन को भी पाकिस्तान के आतंकी सपोलों से डर लगता है। ऐसे में क्या शरीफ साहब चीन का भरोसा जीत पाएंगे? पाकिस्तान इसलिए बना था कि ये इनके हाथ में आना था, गंजों के हाथ में आना, जिसके भी हाथ में आना तो उसने तबाह करना था, इसलिए बना था। पाकिस्तान बनने का मतलब कुछ और था, लेकिन ना ये बगैरती की है इन्होंने बगैरती करके उसे तबाह कर दिया है। हर बंदा जो है ना इस वक्त भूख से मर रहा है। ये सब ना अपना अपना पेट भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं सब। जिसको देख लो, जो भी हुकूमत पे आ रहा है, समझ आई ना, सब कुछ समेट लिया, अपना कर लिया, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, ठीक है ना।
और अवाम जो है वो रुलती है, अवाम को सारे सियासतदानों ने जितने भी हैं ये। यानी आतंकवाद पर पाकिस्तान के दांत हाथी की तरह, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और इस वक्त उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियों को वांटेड घोषित कर दिया है। पुलिस जल्द ही तीनों पर इनाम भी घोषित कर सकती है। तीनों पर उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश रचने का और शूटरों की मदद करने का आरोप है। अतीक की बहन आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम जो है वो मेरठ में आयशा नूरी के घर नजर आया था। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अब बात चाइनीज वायरस यानी कोरोना की। इसकी तेजी, इसकी स्पीड हिंदुस्तान को भी परेशान कर रही है। लगातार 2 दिन से देश में 6000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और सबसे ज्यादा फिर दक्षिण भारत में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल में बीते 24 घंटे में 1800 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। केरल में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। और दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 535 नए केस सामने आए हैं। कोरोना की वजह से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है वो चिंता का विषय है। संक्रमण दर 23% से ज्यादा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। कोरोना कहीं गया नहीं, हमारे बीच में है, हमारे बीच में रहेगा और इसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा। समय समय पर हम देखेंगे कि केसेस बढ़ेंगे। मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, कोरोना वायरस कहीं नहीं गया, ये हमारे और आपके आसपास है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा फैल रहा है, कहीं लोगों को खांसी जुकाम दे रहा है तो कहीं मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि वायरस जिंदा है, वायरस वापस एक्टिव हो रहा है। इन आंकड़ों को देखेंगे तो वायरस की स्पीड का अंदाजा हो जाएगा। देश में 7 अप्रैल को कोरोना के 6155 नए मामले सामने आए। 11 लोगों की मौत हुई, जबकि 3253 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के नए मरीज 6000 से ज्यादा रहे। जहां तक एक्टिव केस का सवाल है तो अभी 31,194 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 7 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। 1 अप्रैल को देश में 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस थे, जबकि 7 अप्रैल को यह आंकड़ा 31,000 को पार कर दिया। यानी 7 दिन में 12,805 एक्टिव केस बढ़े हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अप्रैल में जिस तरह मामलों में उछाल आया है, उससे लगता है कि अगले महीने यानी मई में वायरस सुपर स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन ये वायरस कितना घातक होगा, क्या अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ जाएगी, इसे लेकर फिलहाल यही कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट ज्यादा बीमार नहीं करेगा। इससे हॉस्पिटलाइजेशन या किसी भी तरह की सीरियस बीमारी की कोई भी अंदेशा नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बेसिक स्तर की इम्यूनिटी लगभग सबके अंदर है, जिससे कि कोरोना होता भी है तो ज्यादा सीरियस नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत जैसे देश में जहां 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो, वहां 20,000 केस रोजाना आने से भी ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इससे नॉर्मल फ्लू की तरह बताया जा रहा है, लेकिन सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए जिले लेवल पर भी तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। पूरे देश की समस्या है, पूरे देश के लिए सरकार ने एक इसका रिव्यू किया है। सरकार बाकायदा इसके ऊपर चल रही है और अपनी एडवाइजरीज दे रही है, जो कि पूरे देश के अंदर लागू है। और सबसे बड़ी एडवाइजरी उनकी ये कि अपना ध्यान रखिए, कोई ऐसा काम मत करिए कि आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गया, आपने कहा कुछ नहीं होगा। यानी सिस्टम अलर्ट और एक्टिव मोड में है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कोरोना के इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स पहचानने के लिए कह दिया है। टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर फोकस रहेगा और अगर टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट वाला सिस्टम एक्टिव रहेगा तो यकीनन वायरस की चेन ब्रेक हो जाएगी। तो कोरोना फिर से एक्टिव हो गया और अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि आखिर इस बार वायरस अचानक एक्टिव कैसे हो गया। अभी तक तो सब ठीक था, कोरोना वायरस के केस काफी कम हो गए थे, तो फिर अचानक कोरोना के मरीजों की संख्या में उछाल की वजह क्या है? इसका जवाब जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाले ग्रुप ने दे दिया है। इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्टियम यानी INSACOV उन 58 लैब्स का एक नेटवर्क है जो पूरे देश में कोरोना वायरस में हो रहे बदलावों पर नजर रखता है। आपको याद होगा, पिछली बार देश में कोरोना के डेल्टा स्ट्रेन ने तबाही मचाई थी, मगर इस बार वायरल ने फिर रूप बदला है और अब पता चला है कि कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन और उसके भी सब वेरिएंट की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
इंसाकॉग ने अपने बुलेटिन में बताया है कि मार्च के तीसरे हफ्ते तक जो सैंपल लिए गए उसमें ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट सबसे ज्यादा पाया गया। ये पता चला है कि भारत के कोरोना मामलों में 38% केस नए वेरिएंट XBB.1.16 के मिल रहे हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट का प्रसार भारत में जारी है और पिछले कुछ दिनों में इन्फेक्शन रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। खास करके भारत के पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में नया वेरिएंट XBB.1.16 देखा गया है। असल में दुनिया भर में पिछले 28 दिनों में कोरोना के 37 लाख केस मिले हैं, जबकि 26,000 लोगों की मौत हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपना असर दिखा रहा है। हालांकि इसमें भी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट XBB.1.16 ज्यादा फैल रहा है। One of the big uncertainties we face going forward is the virus itself. It hasn't settled into a predictable pattern. It continues to evolve. Omicron is the variant of concern that remains dominant worldwide, and there still are more than 600 sublineages of Omicron that are in circulation. Several of these, there is no one dominant variant in every country. ये वेरिएंट XBB.1 वेरिएंट की तुलना में 1.27 गुना और XBB.1.5 वेरिएंट की तुलना में 1.17 गुना ज्यादा तेजी से इंसानों में फैलता है। बताया जा रहा है कि ये नया वेरिएंट कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज को बाईपास कर सकता है। 22 मार्च को ये वेरिएंट कई देशों में सामने आया था, तब से ही WHO इसकी निगरानी कर रहा है। ये WHO की मॉनिटरिंग लिस्ट में है। This is the XBB.1.16. It's actually very similar in profile to XBB.1.5. It has one additional mutation in the spike protein, which in lab studies shows increased infectivity as well as potential increased pathogenicity. So it's one that we are monitoring, and we're monitoring it because it has potential changes that we need to keep a good eye out on. WHO के मुताबिक ये सब वेरिएंट 22 देशों में दिखाई दिया है और भारत में इसके सीक्वेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए सतर्कता के साथ निगरानी भी जरूरी है। इस बीच यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के चलते सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की है। कहा गया है कि सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। आपके माध्यम से मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरह का बुखार है और आपको लगता है कि ज़्यादा परेशानी है, तो सरकारी केंद्र पे जाके किसी को अपना कोविड का टेस्ट करा सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूपी सरकार के आदेश में कहा गया है कि जिन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार व सांस लेने में दिक्कत है और ऐसे लोग जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की OPD में आ रहे हैं, उनकी 24 घंटे में कोरोना जांच। और इस वक्त एक बड़ी इंटरनेशनल खबर आपको बता दें, दुनिया में जंग के नया फ्रंट खुल सकता है। चीन और ताइवान के बीच तनातनी जंग के मुहाने पर पहुंच गई है। ताइवानी राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे के बौखलाए चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन के 71 लड़ाकू विमान और 9 जंगी जहाजों ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चीन की इस हरकत के बाद ताइवान ने भी जवाबी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, इंटरनेशनल खबर, दुनिया में जंग के नया फ्रंट खुल सकता है। चीन और ताइवान के बीच सनातनी जंग के मुहाने पर पहुंच गई है। ताइवानी राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे के बौखलाए चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। तो चीन और ताइवान के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। पहले भी तनातनी बढ़ी हुई थी, लेकिन अब इस एपिसोड के बाद जो तनातनी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ताइवान के पास सैन्य अभ्यास कर रहा है चीन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, दुनिया में जंग के नया फ्रंट खुल सकता है। तो देखिए, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन के वॉर जोन में अमेरिका और नेटो ने जो बड़ा प्लान बनाया था उसकी टॉप सीक्रेट फाइल किसी ने लीक कर दी है। यानी नेटो के 30 देश रूस के खिलाफ जो बड़ा एक्शन प्लान कर रहे थे उसकी फाइल पहले से ही पुतिन के हाथ लग गई। अमेरिका और नाटो का यही वो टॉप सीक्रेट वॉर प्लान था जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जिसने भी इस वॉर प्लान को पढ़ा उसके होश उड़ गए, क्योंकि इन खुफिया दस्तावेजों में इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि यूक्रेन के वॉर जोन में नाटो कुछ बड़ा करने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन में नेटो का प्लान एग्जीक्यूट हो पाता,
इससे पहले कि यूक्रेन की जमीन पर पुतिन आर्मी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हो पाता, किसी ने नेटो का वॉर प्लान लीक कर दिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने रूस को चित करने के लिए नाटो ने इसी नाम का प्लान बनाया है। लीक हुए खुफिया डॉक्यूमेंट्स में 1 मार्च तक यूक्रेनी सेना की लोकेशन और उनकी डिप्लॉयमेंट से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज थी। हथियारों की सप्लाई और सैनिकों की कैजुअलिटी से जुड़ा डेटा भी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में था। यूक्रेनी सेना की 12 लड़ाकू ब्रिगेड को अमेरिका और नाटो के सुपर सोल्जर कैसे कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रहे थे और किन रास्तों से होकर यूक्रेन को 250 टैंक और 350 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल्स दिए जाने थे, इसका भी रूट मैप गुप्त दस्तावेज में था। 7 अप्रैल को तो हद हो गई। 4chan नाम की वेबसाइट पर किसी ने नेटो के खुफिया दस्तावेज से जुड़े 100 से ज्यादा पन्ने पब्लिश कर दिए, जिसमें चीन, इंडो पैसिफिक मिलिट्री और मिडिल ईस्ट से जुड़ी सनसनीखेज बातें लिखी गई थी। जैसे ही यूक्रेन और चीन से जुड़ा सीक्रेट प्लान लीक हुआ, अमेरिका के होश उड़ गए। पेंटागन ने फौरन जांच बिठा दी। ये पता लगाया जाने लगा कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स किसने लीक किए। क्या ये रूसी हैकर्स का काम था या फिर नाटो में ही कोई गद्दार छिपा है? पेंटागन की एक टीम अब हर सवाल का जवाब ढूंढ रही है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि नाटो ने जानबूझकर ये पुराना वॉर प्लान लीक किया है ताकि रूस डर जाए। उधर रूस ने इन खबरों को अमेरिकी दुष्प्रचार बताकर पल्ला झाड़ लिया है। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, रूस की तरह म्यांमार भी एक रिपोर्ट से पल्ला झाड़ रहा है। ये रिपोर्ट भारत की समुद्री सीमा पर मंडराने वाले खतरे से जुड़ी है। म्यांमार के एक द्वीप पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक्टिव होने का इनपुट मिला है। भारत की खुफिया एजेंसी एक्टिव हुई तो चौंकाने वाले सबूत सामने आए और भारत ने सबूत के तौर पर म्यांमार को वो सैटेलाइट तस्वीरें भी भेजी हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि चीन जासूसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। म्यांमार के जिस कोको आइलैंड पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए जा रहे हैं, वो कोको आइलैंड अंडमान से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि म्यांमार सरकार ने कोको आइलैंड पर चीन के निर्माण प्रोजेक्ट की खबरों को खारिज किया है और साफ कहा है कि म्यांमार में चीन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन भारत ने भी यह साफ कर दिया है कि अपनी सुरक्षा के लिहाज से वो सतर्क है और अपनी सुरक्षा के लिए उसे जो भी कदम उठाए जाने होंगे वो उठाएगा। कोको आइलैंड पर चीन की एक्टिविटी की एक बड़ी वजह है भारत की मिसाइल पावर। दरअसल कोको द्वीप से भारत के पूर्वी तट पर चीन नजर गड़ाना चाहता है क्योंकि यहीं पर भारत का मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। चीन भारत के मिसाइल परीक्षण प्रोग्राम की जानकारी चाहता है। कोको आइलैंड के दम पर चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ मजबूत करने की फिराक में है। अंडमान में भारतीय नौसेना काफी मजबूत है। यहाँ चीन की हर चालबाजी का माकूल जवाब दिया जाएगा। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनवरी 2022 में चीन ने भारत की सैन्य ताकत को परखने के लिए वहां उसके ऊपर स्पाई बलून उड़ाया था। मार्च 2022 का यह वीडियो देखिए। भारत ने अंडमान निकोबार में ही सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की टेस्टिंग की थी। ब्रह्मोस के नाम से ही चीन कांपता है और ये डर चीन को मजबूर कर रहा है कि वो अंडमान की जासूसी करे। फरवरी 2021 में म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट में इस तख्ता पलट के पीछे चीन को मास्टरमाइंड बताया गया था। चीन खुलकर म्यांमार में मिलिट्री रूल को सपोर्ट कर रहा है। चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्लान बना रहा है। ये वही षड्यंत्र है जिसका शिकार श्रीलंका, पाकिस्तान समेत 2 दर्जन मुल्क बन चुके हैं। देखिए, पीएम मोदी की लीडरशिप में हिंदुस्तान विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। डेवलपमेंट की फर्राटा दौड़ अब दक्षिण तक दिखाई देने लगी है। पीएम मोदी तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर गए, कई प्रोजेक्ट्स की सौगात दी, लेकिन इस बीच बीजेपी के मिशन साउथ का आगाज भी कर दिया। तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु और केरल तक बीजेपी का मिशन साउथ एक्टिव हो गया। प्रधानमंत्री मोदी विकास के दम पर विरोधियों को चित्त करने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ केरल में बीजेपी कमल खिलाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रही है। 2 दिन में 2 नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कल AK एंटनी के बेटे आए। अब भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे C राजगोपालाचारी के परपौत्र ने भगवा धारण कर लिया। केरल की सियासी पिच पर बीजेपी स्कोर करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। वहीं तेलंगाना की धरती से भी मोदी की हुंकार ने बता दिया है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का जोश हाई है। पीएम ने यहां सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन। पीएम ने विकास की बात की तो वहीं भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। जब देश तुष्टीकरण से निकलकर
सबके संतुष्टिकरण की तरफ बढ़ता है, तब सच्चा सामाजिक न्याय जन्म लेता है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। अभी तक बात इशारों में थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के सीएम केसीआर पर सीधा हमला किया। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। अमित शाह इस बार फिर 300 प्लस सीटों का मिशन तय कर चुके हैं। सवाल है इस बार साउथ में कितनी सीट मिल सकती है, क्योंकि साउथ में बीजेपी उत्तर के मुकाबले कमजोर है। कर्नाटक को छोड़ दें, बाकी जगहों पर यानी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी में बीजेपी ना के बराबर है। कर्नाटक में एनडीए के पास 28 में से 26 लोकसभा सीटें हैं, जबकि केरल, आंध्र और पौंडीचेरी में खाता नहीं खुला। तमिलनाडु में सहयोगी दल की 1 सीट, जबकि तेलंगाना में 4 सीट बीजेपी के पास है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने प्लान बी की तैयारी भी की है। मिशन साउथ के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है। मकसद यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि दक्षिण में बीजेपी का कमल और खिल सके। अब बात उस खबर की कर लेते हैं जिसमें एक्शन है, थ्रिल है, इमोशन है और रोंगटे खड़े कर देने वाले जज्बा भी है। देखिए, दुश्मन को डराने वाली और हिंदुस्तान को गर्व से भर देने वाली एक ऐतिहासिक उड़ान पर ये रिपोर्ट। हाथ जोड़कर देश के वायुवीरों का अभिवादन स्वीकार रही ये सुपर सोल्जर हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरफोर्स पायलट की पोशाक में राष्ट्रपति मुर्मू क्यों हैं, ये जानने के लिए शौर्य और साहस से भरा ये वीडियो देखिए। असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति ने उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद के बाद फाइटर प्लेन में उड़ान भरने वाली मुर्मू चौथी राष्ट्रपति हैं। 3000 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज और 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाले सुखोई का हवाई सफर जिस कॉन्फिडेंस के साथ राष्ट्रपति ने किया वो हैरान करने वाला था। जिस सुखोई में बैठकर मुर्मू ने 25 मिनट की उड़ान भरी, कीर्तिमान रचा, उसे 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार उड़ा रहे थे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्वोच्च कमांडर को अपने बीच देखकर जवानों का होश हाय था। शौर्य का ये ट्रेलर चीन और पाकिस्तान को टेंशन देने के लिए काफी है। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में जा रहे और हाईकमान पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के साथ ही दल मोदी की तारीफ कर रहे हैं और पूर्व कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी पर खुलासे कर रहे हैं। दुनिया सुनेगी कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया तो दंग रह जाएगी। मैं ये सोचता था जिस प्राइम मिनिस्टर को मैंने 7 साल गालियां दी वो मेरा कीमा बनाएगा। आपकी यूपीए गवर्नमेंट, मैंने गुलाम नबी आजाद टेक्स द क्रेडिट फॉर दैट। एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को लेकर विस्फोटक खुलासे किए। साफ साफ कह दिया कि उन्होंने राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस छोड़ी और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि करीब 3 दर्जन नेता भी राहुल की वजह से पार्टी से अलग हो गए। वो सबको मालूम है कि सिर्फ मैं नहीं, तकरीबन 3 दर्जन के करीब यंग ओल्ड, उसमें 90% तो यंग ही हैं लीडर्स कांग्रेस के, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है उनकी वजह से। गुलाम नबी आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर चौंकाने वाली बात कही। आजाद ने कहा कि राहुल गांधी का एक राज वो जानते हैं। राहुल ने कांग्रेस लीडरशिप क्यों छोड़ी इससे वाकिफ हैं, लेकिन ये बात राज ही रहे तो अच्छा है। लेकिन अगर दुनिया सुनेगी कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया
तो दंग रह जाएगी। सुना दीजिए। नहीं, कुछ चीज़ें, कुछ सभ्यता, कुछ कल्चर, कुछ बातें अंदर की होती हैं जो नहीं कहनी चाहिए। वो इंसान का कैरेक्टर दर्शाती हैं कि इंसान किस कैरेक्टर का है। राहुल गांधी जी हर वक्त खुद ही कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। हर जगह बाहर जाएं तो कंट्रोवर्सी, यहाँ जाए तो कंट्रोवर्सी। ये उनका कसूर है और एक ही एजेंडा पे 9 साल रहते हैं। हिंदुस्तान में और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। जिस दौरान ये इंटरव्यू जारी था उससे थोड़ी देर पहले ही राहुल ने आजाद समेत उन नेताओं पर तंज कसा जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। राहुल ने ट्वीट करके गुलाम नबी आजाद से लेकर सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी और अनिल एंटनी का जिक्र किया और फिर घुमा फिरा कर अदानी पर आ गए। लेकिन अदानी पर राहुल और कांग्रेस को झटका पवार ने दिया। शरद पवार ने कह दिया कि इस मुद्दे पर जेपीसी की मांग बेकार है। हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के। कांग्रेस चाहे जो कहे, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की पार्टनर एनसीपी का ये वर्जन अदानी मुद्दे पर विपक्ष में दरार के तौर पर देखा जाने लगा है। ऊपर से अजित पवार ने भी कह दिया कि चुनाव में हर बार ईवीएम का मुद्दा उठाना सही नहीं है। अजित पवार तो मोदी को करिश्माई लीडर तक बता रहे हैं। उद्याच्याला जी व्यक्ती 9 वर्ष या देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करते, त्यांच्या नावावर 2014 साली जो पक्ष एकेकाळी फक्त 2 खासदारांचा पक्ष होता, तो सर्व दूरपर्यंत पोहोचला आणि पूर्ण बहुमताने निवडून आला। हा करिश्मा मोदी साहेबांचाच आहे की नाही? बहरहाल 2 मुद्दों पर एनसीपी की लाइन कांग्रेस से अलग है, इसीलिए अब राहुल आगे क्या कहेंगे, अदानी पर अपने ट्वीट में पवार का नाम लेंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। बात कर लेते हैं यूपी की, जहां कई इलाकों में हुई बेवक्त बरसात ने आम की फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया है। खासकर लखनऊ के मलिहाबादी आम का जो जायका मौसम की मार ने बिगाड़ कर रख दिया। किसानों की मेहनत पर फिरे पानी की कहानी भी आपको जरूर देखनी चाहिए। बेमौसम बरसात क्या हुई, मशहूर मलिहाबादी आमों का जायका मिट्टी में मिल गया। आम के जो पेड़ पहले लहलहाते बौर पर इतरा रहे थे, आज गिनी चुनी टहनियों पर मलिहाबादी आम बचे हैं। फसल तबाह हो चुकी है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश के चलते फसल काफी खराब हुई। फसलों को लेकर सरकार ने अलग अलग निर्देश दिए, लेकिन एक बड़ी क्षति आम की फसल को भी हुई है। आम फलों का राजा है तो मलिहाबादी आम आमों का उस्ताद है। लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में मलिहाबादी आमों पर मौसम की मार पड़ी तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। मौसम की संगदिली तब आमों पर कयामत बनकर टूटी है जब आम के पेड़ों पर एतिहार बौर आए थे, जिसकी खलिश पद्म पुरस्कार विजेता और आमों के जानकार कलीमुल्लाह खान को भी कचोटती है। अपनी 83-82 साल के हम हो गए, उसमें हमने ये चीज कभी अपने बचपन से अब तक नहीं देखी। पेड़ों पर गिने चुने आम बचे हैं। करीब 90% आम की फसल तबाह हो चुकी है। मौसम की मार से आम बेदिल हो चुके हैं। बेदिल यानी आमों के अंदर का बीज तक मौसम की मार नहीं झेल सका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।